नमस्कार, मैं राजू और नो पॉलिटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर से इस बात पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे कि क्या कारण रहा है कि बीजेपी कर्नाटक में इतनी बुरी तरीके से हारी है। सबको अनुमान था कि बीजेपी वहां पर हारने वाली है, लेकिन इतना बुरा स्थिति होगा, इतनी बुरी तरीके से हार होगी बीजेपी, इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था। सब लोग अंदाजा लगा रहे थे कि 85-90 के आसपास सीट रहेगी, लेकिन 20-25 सीटों से बीजेपी पिछड़ जाएगी। लेकिन बीजेपी के सीटों की जो संख्या है वो 60 के आसपास सिकुड़ गई, और जबकि कांग्रेस की सीटों की संख्या 130 के आसपास तक चली गई। इसका अर्थ यह निकला कि बीजेपी को सीटों की जो संख्या है वो कांग्रेस के सीटों की संख्या से आधी से भी कम रह गई। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? कुछ मुख्य कारण हैं जिनको भले ही बीजेपी के नेता नहीं मानते हों, लेकिन वो इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो फैक्टर है बीजेपी के तृप्तिकरण का योजनाएं। बीजेपी के जो तृप्तिकरण की योजनाएं हैं और उनका प्रचार बीजेपी ने जिस तरीके से किया है, उस तरीके से कोई भी पार्टी आज तक नहीं कर पाई है। आप देखिएगा तो बीजेपी के कोर वोटर को कितना बुरा लगता होगा जब एक विशेष संप्रदाय के व्यक्ति को आप विशेष तरीके से ट्रीट करते हैं, उसको पढ़ाने के लिए अलग तरीके से फंड करते हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय के नाम पर तो आप फंड करते ही हैं, दूसरे नंबर अलग अलग स्पेशल योजनाएं, उड़ान योजना, उस्ताद योजना वगैरह वगैरह योजनाएं ला करके जब उसको आप प्रेषित करते हैं, सरकारी नौकरियों में जबरदस्ती आप भर्ती करते हैं, तो जो अल्पसंख्यक समाज है वो तो खुश हो रहा है, लेकिन वो आपको वोट भी नहीं दे रहा है। क्योंकि आप देखिए कि इनको ऐसा अनुमान था कि इस तृप्तिकरण को लेकर के, इस तुष्टीकरण को लेकर के जो अल्पसंख्यक समाज है, जो विशेष समाज है, विशेष कम्युनिटी है, वो विशेष कम्युनिटी इनको वोट देगी। लेकिन वास्तविकता उनसे उल्टा है, इनको मात्र 2% वोट मिले हैं, मात्र 2% वोट उस विशेष संप्रदाय से। लेकिन वही जो 85%, 90% अपना जो वोटर था, जो इनको वोट देता था, जो हिंदू कम्युनिटी है, उनको इन्होंने बेतरतीब तरीके से ठगा है। उनके लिए कुछ नहीं किया, धरातल पर भी कोई योजना काम नहीं कर रही है, उनके लिए कोई स्पेशल योजना का तो आप सोच ही नहीं सकते। दूसरा तरीका आप देखिए इनको काम करने का, तृप्त करने का, तुष्ट करने का, कि मंदिरों को तोड़ने का इसमें इन लोगों में इतनी लालसा थी कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 तक 2600 मंदिर तोड़े जा चुके थे। जी हां, 2600 मंदिर तोड़े जा चुके थे भाजपा के शासनकाल में। इतने मंदिर तो औरंगजेब ही शायद ही तोड़ा होगा, जबकि बीजेपी का टारगेट था 6000 मंदिरों को तोड़ना है। ये 2021 का रिपोर्ट है। आज पता ना कितना ये मंदिर टूटे होंगे, हम बता नहीं सकते। मंदिरों को तोड़ना, बताइए कितना सेंटिमेंट जुड़ा है इस बहुसंख्यक समाज का एक मंदिर से, और आप मंदिरों को तोड़ने का अभियान चला रहे हैं। उसके लिए बहाना क्या दिया जाता है कि हाई कोर्ट का आदेश था, वो भी 2008 का। 2008 के आदेश को लेकर के 10-12 वर्षों तक कितनी भी सरकारें आई, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन ये सारा चूल बीजेपी को ही मचा था। और बीजेपी जो है हिंदुत्ववादी बनने का श्रेय भी लेती है और मंदिर भी तोड़ती है। दूसरा, तुष्टीकरण के लिए इनकी जो योजनाएं थी, उसका प्रचार प्रसार का जो माध्यम बना ट्विटर, उस ट्विटर पर आप जाकर देखिएगा तो कर्नाटका ट्विटर हैंडल का ही एक ट्वीट हमेशा वायरल होता रहता है, जिसमें कर्नाटका बीजेपी ने यह क्लेम किया है कि विशेष संप्रदाय के लोगों को मुद्रा लोन योजना में कितना दिया, किसान निधि सम्मान योजना में कितना दिया, घर कितना दिया, ये सारा परसेंटेज में वो बताते हैं। और परसेंटेज जब आप देखिएगा तो आपका माथा ठनक जाएगा। 31% से लेकर के 37% तक उनको लाभ दिया गया है। किस हिसाब से? जब उनकी जनसंख्या ही 14.2% है, तो फिर उनको 31% से लेकर 37% तक किस हिसाब से दिया जा रहा था? दूसरा नंबर, हाल के दिनों में प्रधानमंत्री के फोटो लगा करके जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि इस योजना के तहत इतने लोगों को छात्रवृत्ति दिया गया, इस योजना के तहत इतने लाख रुपया खर्चा किया गया, इतने करोड़ रुपया खर्चा किया गया अल्पसंख्यकों के विकास के लिए, विशेषकर विशेष संप्रदाय के लोगों को खुश करने के लिए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वहां के बहुसंख्यकों को आहत करती है, और न केवल वहां के बल्कि पूरे भारत के जो बहुसंख्यक समाज है, जो इनको वोट करता था, जो इनका कोर वोटर था, वो धीरे धीरे इनसे छिटक रहा है और कोई ऑप्शन तलाश रहा है। क्योंकि बीजेपी दिखाती हिंदुत्व का चेहरा है, लेकिन काम किसी और का करती है।
हिंदुओं के लिए क्या है, चादर लपेट लेंगे, बड़े बड़े गेरुआ वस्त्र पहन लेंगे, त्रिपुंड लगा लेंगे, बस इसी में इनको लगता है कि हिंदू खुश हो जाएगा। हिंदुओं के लिए कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर अभी भी सरकारों के कब्जे में है, अभी भी वक्फ एक्ट को और मजबूत किया गया है। आप देखिएगा तो किसी भी तरीके से कोई भी जमीन को वक्फ अपने कब्जे में ले लेता है और उसकी सुनवाई के लिए कोई फोरम नहीं है। अमित शाह ने कहा है कि हजारों की संख्या में वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर्ड किया गया है, मतलब और उनकी संख्या शक्तियों को बढ़ाया गया है, उनके संपत्तियों को बढ़ाया गया है। तो इस तरीके की चीजें जब तृप्तिकरण के माध्यम से, तुष्टिकरण के माध्यम से करेंगे तो इसका दुष्परिणाम होगा ही होगा। दूसरा कारण की ओर हम जाएंगे तो बीजेपी ने पिछले 5 सालों में कर्नाटका में कुछ भी नहीं किया है। लिटरली आप देखिएगा तो ग्राउंड पे इनको प्रचार करने के लिए कुछ मिलता ही नहीं था। इनके अपने कुछ काम क्या जाकर काम करेंगे कि हमने तृप्त किया, तुष्टिकरण किया, अपने लोगों को मरता छोड़ा। कर्नाटक में जिस तरीके से हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं पिछले 2 सालों में, वो इतिहास है। इतना हिंदुओं की हत्याएं कर्नाटक के अपने बीजेपी के लोग मारे गए, बजरंग दल के लोग मारे गए, आरएसएस के लोग मारे गए और बीजेपी के शासनकाल में मारे गए। और हत्यारों को प्रोटेक्ट करने के लिए सारा पुलिस महकमा लगाया गया इस सरकार द्वारा। तो कई लोगों को ऐसा लगता था कि भाई ये तो कांग्रेस से भी गई गुजरी सरकार है। उनके अपने ही लोग जो थे वो जमीन से कटे हुए थे, ग्राउंड पर कोई था नहीं, अपने कार्यकर्ता मारे जा रहे थे, फिर भी वहां कोई जा नहीं रहा था उनको सांत्वना देने के लिए, उसको फंडिंग करने के लिए, उनके परिवार को सहारा देने के लिए। केवल वोट जब मांगने की बारी आती है तब जाकर के जेपी नड्डा वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमारा एक कार्यकर्ता प्रवीण नेतारू को मारा गया था। मतलब लास्ट पर वोट लेना, अपने कार्यकर्ताओं को मरवाने के बाद बीजेपी जानती है और उसका अच्छे तरह से फायदा उठाना चाहती है। आपने देखा होगा कि प्रवीण नेतारू की जब हत्या हुई थी तो हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया था, बल्क में इस्तीफा दिया था कि ऐसे पार्टी में रहने से क्या फायदा, जब अपनी सरकार होते हुए भी अपने लोगों को मारा जा रहा है और मारने वालों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। प्रवीण नेतारू के जब शव यात्रा निकल रहा था तो भी जिहादियों ने उन पर पत्थरबाजी किया था, उनके शव यात्रा पर भी पत्थरबाजी हुई थी। ये स्थिति तो मतलब किसी भी और दूसरे इस्लामिक देश में भी शायद नहीं होगी। तो इतनी बुरी स्थिति थी बीजेपी में। दूसरे नंबर की इनके अपने नेताओं पर करप्शन के चार्जेस लगे, इनके अपने विधायक पकड़े गए, इन जिनमें सीबीआई का जांच हुआ, उनके घर में कैश मिला, बहुत सारा मामला पकड़ा गया। इतना भयंकर करप्शन हो रहा था। 2-3 साल इनको कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि लगातार हम येदियुरप्पा को चला दे। 2-3 साल येदियुरप्पा ने सरकार चलाया, उसके बाद 2-3 साल बोम्मई ने सरकार चलाया। अपने ही आपस में इनमें गुटबाजी हो गई है। एक गुट था येदियुरप्पा के, एक गुट था बोम्मई के। कोई विधायक था जो मुस्लिम बहुल एरिया से 2-2 जगह से लड़ रहा था। आप देखिएगा तो मतलब 2 जगह से लड़ रहे थे, दोनों मुस्लिम बहुल एरिया थे, वहां पे जाकर उर्दू का स्कूल खोले थे और दोनों जगह से हार गए। इनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस था उस विशेष समाज से कि जब हमने इनके लिए इतना किया था तो ये लोग वोट अवश्य करेंगे। लेकिन जो विशेष संप्रदाय का व्यक्ति है वो जानता है कि बीजेपी को किसी भी हालत में वोट नहीं देना है। और हुआ वही, बीजेपी का जो आकलन था कि कुछ परसेंट उधर से वोट मिलेगा और हिंदू तो अपना बंधुआ है ही, कुल मिलाकर के इनको फिर से जीत मिल जाएगी। लेकिन विशेष संप्रदाय में केवल 2 वोट मिला और उनके लुभाने के चक्कर में इनके अपने जो लोग हैं उस 2% वोट के एवज में अपने कई परसेंट वोट कट गए और स्थिति यहां तक इनके आ पहुंची। आपने देखा होगा कि जब कुछ टीवी चैनल वाले, कुछ यूट्यूबर हिंदुओं को गाली देने पर तुले हुए हैं कि हिंदुओं ने धोखा दिया। बीजेपी ने क्या किया हिंदुओं के लिए, ये कोई पूछेगा उनसे? तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अंत में इन्होंने पोलराइजेशन का सबसे बड़ा व्यवस्था किया, जो एक बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कांग्रेस ने कही थी, उन्हीं को ये लोग आधार बना करके सोचा कि बजरंग बली से जोड़ के और कुछ वोट गेन कर लेंगे। लेकिन हिंदू समझ गया कि इन्होंने 5 साल कुछ किया नहीं है, केवल तृप्त किया है, मंदिरें तोड़ी है, अपने लोगों को मरवाया है और इसी तरीके से तृप्तिकरण की सारी योजनाओं पर काम किया है। तो हिंदुओं ने भी इनको लत मारकर वहां से भगा दिया। अब स्थिति यह है कि या तो बीजेपी मंथन करे या इसी तरीके से पतन के राह पर बढ़ते रहे। आने वाले कुछ और इलेक्शन है इस साल में, जैसे
राजस्थान का हो गया, मध्य प्रदेश का हो गया, छत्तीसगढ़ का हो गया। ये देखने वाली बात है कि इसमें बीजेपी कहां कहां अपना जमीन बचा पाती है, क्योंकि आप देखिएगा तो बिहार से पकड़िए और नीचे पूरा दक्षिण भारत तक बीजेपी साफ हो गई। कुछ गिने चुने राज्यों में ही अब बीजेपी का रह गया, कुछ नॉर्थ ईस्ट में है और 2-3 इधर महाराष्ट्र में मेलजोल की सरकार है, यूपी में है, एमपी में है, और बस यही रह गया है इनका। हिमाचल प्रदेश इनके हाथ से चला गया, कर्नाटक इनके हाथ से चला गया। आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो बहुत खराब है। गोरक्षकों के बारे में इन्होंने क्या क्या नहीं बोला, और अभी कुछ दिन पहले शिवराज सिंह चौहान जो है वो गोरक्षा के लिए हरी झंडी दिखा रहे हैं, गोरक्षा दल बना रहे हैं। तो ये हिंदू समझ गया है कि आपका स्टैंड ही क्लियर नहीं है, आप केवल मूर्ख बनाना जानते हैं, और हिंदू अब बहुत ज्यादा दिनों तक मूर्ख बनेगा नहीं, क्योंकि वो समझ चुका है कि आपका जो राह है वो गलत दिशा में जा रहा है। या तो आप कहीं ना कहीं से कंप्रोमाइज्ड है, या आप किसी और फिलोसॉफी को फॉलो करते हैं और दिखाना कुछ और चाहते हैं। हालांकि पहले तो आप तृप्तिकरण वाले जो एंगल था उसको आप दिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन अब बीजेपी वाले इतने बेशरम हो गए हैं कि खुले मंचों से ये बात को स्वीकारते हैं कि अब विशेष संप्रदाय के लोगों को तृप्त करना है। पहले तृप्त करते थे और अब उनको संतुष्ट करने पर ध्यान लगा रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में देखिए होता है क्या। लेकिन मुझको लग रहा है कि वो जो एक कहावत है ना कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, तो बीजेपी के लिए मैं कुत्ता शब्द का प्रयोग तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक उसी तरीके की पार्टी बन जाएगी जो न घर का रहेगी न घाट का रहेगी। अगर बीजेपी अपने आप को संभालना चाहती है तो अपने कार्यशैली में, अपने योजनाओं में तुष्टिकरण के जो आयाम है, जो नए नए आयाम वो गढ़े हैं, उन आयामों को कम करे, समाप्त करे, अन्यथा बीजेपी स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।